हेलो वालको, नमस्कार। अब शुरू करते हैं। स्टोरी बनाने के लिए जो भी थोड़े बहुत स्टेप बचे हैं आज और कल में लगभग ख़त्म कर लेंगे। फिर दूसरा अगला एसएसटी का या फिर एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ ऐसा टॉपिक लेंगे। तो ट्रांसलेशन के लिए अभी और थोड़ा काम करते हैं। तो इंग्लिश रिवीजन मे बी फोर्थ पार्ट है ये, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कि अगर फ्यूचर के दो क्लाउज या फ्यूचर के दो हिंदी के वाक्य एक साथ आए तो उन्हें कैसे बनाते हैं। तो हमने कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं उन्हें। वहीं से दोबारा शुरुआत करते हैं। यदि तुम घर आओगे, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, करोगे तो पास होगे। तो इस तरह के कल वाक्य हमने बोले थे। तो कैसे देखो, इफ यू वर्क हार्ड, तो इस वाले गे आ रहा है, फ्यूचर का है लेकिन बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास। ऑलवेज रिमेंबर, दो फ्यूचर के क्लाउज एक साथ नहीं आ सकते। मतलब पहले में भी विल हो और दूसरे में विल हो तो ये अपने आप गलती हो जाती है और ये स्टोरी में सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। अगली बात अगर हम करें, सिंपल प्रेजेंट लगभग यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। पैसिव हमने पढ़ ही लिए थे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और देखो आज प्रेजेंट पूरा खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है कि काम एक समय पे शुरू हो और लगातार होता रहे, उससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस समय बोल रहे हैं हम या जिस समय काम बता रहे हैं किसी को उस समय काम हो रहा है। जैसे हम कहीं से खड़े हैं, कोई हमसे पूछ रहा है आजकल क्या कर रहे हो, आजकल हम घर बनवा रहे हैं, लेकिन जिस समय बात कर रहे हैं शायद उस समय चाट खा रहे हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में काम, जैसे पुल बन रहा है, 4 4 साल सरकार के पुल बनते रहते हैं, 4 साल तक। तो ये यहाँ पे क्यों ये मलबा पड़ा हुआ है, पुल बन रहा है, तो ये कई सालों तक चल रहा है काम। तो इसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। काम एक समय पर शुरू हो लेकिन लंबे समय तक चलता रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। उसके लिए बहुत सरल है। हमने कहा स्थिति बताते हैं तो सब्जेक्ट, और किससे बताएंगे, इज एम आर से। और यहाँ पे नॉट हो तो नॉट। अब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है, कल हमने मेन वर्ब की तरह सीखा था। अब यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ब। फोर्थ फॉर्म माने आईएनजी फॉर्म। जैसा हम जानते हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, है ना। तो आई एम टीचिंग यू। सही है कि नहीं, बहुत सरल है और इससे ज़्यादा सरल होने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। और एक और चीज़ देखो, अगर ऐसे भी तो हो सकता है तुम पढ़ाए जा रहे हो, और इस तरह की स्टोरी में आते रहते हैं, तुम पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए, तुम पढ़ाए जा रहे हो। तो तुम पढ़ाए जा रहे हो तो अब आप समझ गए होगे कि यहाँ पता ही नहीं चल रहा कौन काम कर रहा है। और जब पता न चले कौन काम कर रहा है तो हमेशा क्या करते हैं, वाक्य को पैसिव में बनाते हैं। और देखो पैसिव में बनाने की कितनी सरल सी ट्रिक है और कितनी सरल सी स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। जैसा हम जानते हैं कि जब काम करने वाला ना हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन इज एम आर के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग। ये काम होना है तो ये तो बीइंग आएगी लगातार के लिए। और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। रिमेंबर दैट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग, नो। तो तुम पढ़ाए जा रहे हो तो यू आर बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, ठीक है। अब जैसे हमेशा जनरली बोलते हैं हम कि साइकिल की मरम्मत की जा रही है, कपड़े धुलवाए जा रहे हैं, इन सब बातों के लिए। और इसे एक तरह से स्पीकिंग इंग्लिश भी बोलते हैं इसी को। जैसे खाना बनाया जा रहा है, प्रसाद बांटा जा रहा है, बहुत सरल है, प्रसाद बांटा जा रहा है, प्रसाद बांटा जा रहा है, जा रहा है। तो जैसे कैसे, प्रसाद को प्रसाद ही बोलते हैं, प्रसाद इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ठीक है वर्गो। प्रसाद इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। जब ये हो गया उसके बाद तो देखो, जब इतनी सी बात हो गई इसके बाद हमें थोड़ा सा और कंटिन्यू करना चाहिए, है ना। मेक और गेट का प्रयोग इसमें भी हो सकता है। जैसे मैं तुम्हें पिटवा रहा हूं, जैसे मैं तुम्हें पिटवा रहा हूं। और एक और, जैसे मैं तुम्हें सोहन से पिटवा रहा हूं,
सोहन से पिटवा रहा हूँ। तो जब मैं तुम्हें पिटवा रहा हूँ तो यहाँ पे पता ही नहीं चला किससे पिटवा रहा हूँ। तो ये बात आप क्लियर समझ ही गए कि यहाँ गेट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे मैं तुम्हें सोहन से पिटवा रहा हूँ तो यहाँ किसका करेंगे, मेक का प्रयोग करेंगे। और जैसा हमें पता है सब्जेक्ट तो मैं, लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो जब सब्जेक्ट ये हो और काम न करने वाला हो तो ये पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर तो आपको पता है, सब्जेक्ट इज एम आर, मेकिंग, है ना। और मेकिंग के साथ ऑब्जेक्ट, वर्ब की हमेशा याद रखना मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। और दूसरा गेटिंग वाला कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस गेटिंग आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और गेट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, है ना। तो जैसे मैं तुम्हें पिटवा रहा हूं, मैं तुम्हें सोहन से पिटवा रहा हूं, तो ये किससे, सोहन से, मेक का, आई एम मेकिंग सोहन बीट यू। अच्छा बालकों, एक बात और समझने वाली है, ये सोहन के जो ऑब्जेक्ट है ना, इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। मैं इसको अभी एक सेकंड बाद बताऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। और देखो इस वाले को, जैसे मैं तुम्हें पिटवा रहा हूं, इसका क्या है, आई एम गेटिंग यू, और पिटवाना की बीटन, ठीक है। अच्छा एक बहुत सरल सा एग्जांपल है, मैं उसे समझाता हूं तुम्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैं ये बोलूं कि मैं तुम्हारे लिए एक घड़ी खरीद रहा हूं, आई एम परचेजिंग या बाइंग अ क्लॉक फॉर यू। देखो बालको, खरीदने का जो सीधा सीधा असर पड़ रहा है वो क्लॉक के पड़ रहा है ना। तो इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो खरीदने का दूसरा जो फर्क पड़ रहा है, मतलब जो दूसरा फर्क पड़ रहा है वो यू पे पड़ रहा है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं यहां से ये कह रहा हूं, अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के पास लिख देंगे तो ये प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम बाइंग यू अ क्लॉक। बोथ आर करेक्ट हैं, लेकिन देखो इसमें फॉर आ रहा था, इसमें फॉर नहीं आ रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के पास आ रहा है। तो यहां भी हम ऐसे कर सकते हैं इस वाले को, कि सोहन को पीछे कर सकते हैं, यू को कर सकते हैं, लेकिन फिर वहां पे कोई प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी उचित, ठीक है। जब इतनी सी बात हो गई है तो देखो बालको, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी खत्म कर लिया होपफुली। अब करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, टेंस, और टेंस माने होता है समय मीन्स टाइम। ये बहुत समझने वाली बात है। जैसे कई बार मुझसे बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें भी काम पूर्ण हो गया, लेकिन ये पास्ट होता है, ये पूरा पास्ट का पास्ट भी तो पूर्ण काम कराता है। तो मैं क्या बोलता हूं, मेरा बहुत सरल सा एग्जाम, मतलब एक वो है उदाहरण। इसका क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है कि काम पूर्ण तो हो जाए बालको, काम पूर्ण तो हो जाए, लेकिन उस पूर्ण काम का प्रभाव किस पे बना रहे, प्रेजेंट पे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। बहुत सरल सा उदाहरण, जैसे भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त कर ली, चुकी है, कुछ थी कुछ भी नहीं है, लेकिन आज़ादी प्राप्त कर ली 1947 में। उस आज़ादी का प्रभाव अभी तक है हमारे पास, तो हम किस में बनाएंगे उसे, परफेक्ट में। लेकिन मैंने 2 मिनट पहले तुम्हें बुला लिया, तो 2 मिनट पहले की बात खत्म हो गई, तो कौन सा बनेगा, पास्ट। कहने का मतलब जैसे कल तुम यहां आए थे, तो क्या कल तुम यहां आए तो काम पूर्ण हो जाए और एक घटना बन जाए तो वो पास्ट है। लेकिन अगर काम पूर्ण हो जाए और वर्तमान में प्रभाव रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट है। काम पूर्ण दोनों तरफ हो रहे हैं, लेकिन बात प्रभाव की है, और हम पढ़ क्या रहे, समय पीछा छोड़ेगा तभी तक बात चलेगी। समझ में आ रही बात की नहीं। तो देखो इसका कितना सरल है, कोई हेल्पिंग वर्ब ये कहीं से आती नहीं है कि ऐसी सोच के रखी है, सबका लॉजिक है। देखो ऐसे काम पूर्ण हो गया, तो मैंने तुम्हें एक बार सिखाई थी हैज और हैव का मतलब क्या है, पोजीशन, अधिकार रखना भाई। जब अधिकार रखने वाली बात है तो सब्जेक्ट, तो जो हमने काम किया वो हमारे पास रखा हुआ है, हैज या हैव, नॉट हो तो नॉट, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस अदर वर्ड। अदर थर्ड फॉर्म क्यों आया है? काम परफेक्ट हो गया है। और हैजव क्यों आई है? क्योंकि ये काम तुम्हारे पास पूर्ण है, रखा हुआ है ना। लॉजिक रखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भाव निकलता है। जैसे मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, या मैंने खाना खा लिया, चुका चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद इसका तो प्रभाव रहेगा ना भाई, है कि नहीं? तो आई हैव ईटन फूड, बहुत सरल है ना। अब जैसे राम ने युद्ध लड़ लिया है ऐसे, और या फिर ऐसा कुछ भी हो, जैसे वह घर जा चुका है या वह घर पहुंच चुका है, तो ही हैज रीच्ड होम। कोई समस्या? अब एक बात छोटी सी और यहीं पे साथ में बता देते हैं, ये तो काम हो रहा था, लेकिन ऐसा हो सकता है ना, युद्ध लड़ा जा चुका है। स्टोरी में ऐसे वाक्य आते हैं, प्रसाद बांटा जा चुका था, या प्रसाद बांटा जा चुका है ना। साइकिल की मरम्मत की जा चुकी है, कपड़े इस्त्री किए जा चुके हैं, है ना। घर की साफ सफाई की जा चुकी है। अगर इस तरह के वाक्य आएंगे तो कौन सी बात होगी? यहाँ पता नहीं चल रहा है कौन काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट हैज या हैव। और हाँ बालको, ये बात समझो, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव के लिए आ रही है, और प्लस अदर वर्ड। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ, पैसिव का मतलब एक ही है, उसमें किसी न किसी रूप में तो वर्ब की बी फॉर्म आएगी, और साथ में क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो देखो हैजव आ गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए आएगी, लेकिन बी फॉर्म का आएगी। हैजव के बाद अगर बी लगानी है हमें, तो हैजव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बीन। ये हो गई स्ट्रक्चर। जैसे युद्ध लड़ा जा चुका है, तो अ बैटल हैज बीन फॉट। कोई समस्या? एकदम परफेक्ट है, बहुत सरल है। ऐसा ही स्टोरी में आएगा, जैसे गांधी जी को मारा जा चुका है ना। तो गांधी जी को मारा जा चुका है। और बाय द वे, आज महात्मा गांधी जी की जो मतलब पुण्यतिथि है वो भी है ना। तो गांधी जी हैज बीन। देखो बालको, अगर कोई सामान्य व्यक्ति मारा जाता है तो किल्ड लगाते हैं, लेकिन कोई वीआईपी आदमी मारा जाता है तो असैसिनेटेड लगाते हैं। असैसिनेटेड, ठीक है। अब एक छोटा सा वाक्य जो हमारा बचा है उसको और देख लेते हैं, भी एकदम परफेक्ट, आज का काम पूरा हो जाएगा हमारा। एक जब करना, हाँ बालको देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको देखो बहुत ही सरल तरीके से, देखो परफेक्ट माने पूर्ण होना, और कॉन्टिन्यूअस माने लगातार चलते रहना। अब ये बात कैसे संभव है? अब बात याद रखना ही हमेशा, हम पढ़ क्या रहे? टेंस माने टाइम। ये बहुत अलग अलग लॉजिक में समझोगे ना, तो ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा सरल है ना। और हिंदी से इंग्लिश कोई ऐसे नहीं है कि एक A to Z करनी होती है। वी थिंक लॉजिक और उसका जो भाव निकलता है। तो जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 बजे का टाइम है वो पूर्ण हो गया, दैट इज अ परफेक्ट। लेकिन पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए काम क्या है? लगातार चल रहा है, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। स्ट्रक्चर इसकी बहुत सरल है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इसमें टाइम और दिया होता है, तो निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, प्लस वाल को क्या है? टाइम। और देखो निश्चित समय और अनिश्चित समय याद रखने का बहुत ही आसान लॉजिक है, जिस टाइम का नाम रखा हो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी और 1947, वो सब सिंस आएगा। लेकिन जो पीरियड दे रखा हो, 2 दिन, 4 दिन, 4 महीने, 4 साल, उसके लिए फॉर आएगा। मैं तुम्हें 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव बीन टीचिंग यू 2 बजे से, समय का नाम है सिंस 2 o'clock। ठीक है, आज बस इसी बात पे खत्म करेंगे। आप ये बताओगे कि ये ओ के बाद ये ऐसा क्यों लगता है, ये o'clock। ठीक है बालको, इसी यहीं पे खत्म करते हैं, कल आगे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।